हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो लेक्चर वीडियो है ये क्लास 11 फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर है। थोड़ा लेट से आया बट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग आज स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होगा आज का वो ये है कि हम लोग आज यूनिट कन्वर्सन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यूनिट कन्वर्सन बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, चाहे वो किसी भी क्लास के हो या कॉम्पिटिटिव क्लास के भी हो। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना बड़ा ही प्रॉब्लम होता है उन्हें। तो आज का जो टॉपिक है मैं बड़ा ही इजी वे में आपको बताने वाला हूँ। उसमें हम लोग जैसे कि डेसीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मिलीमीटर से मीटर में या किसी और डेकामीटर में कन्वर्ट करना, किलोमीटर में कन्वर्ट करना, बड़े स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होते हैं, परेशानियों की सामना करना पड़ता है। तो मैं आज पढ़ाऊँगा, उसके बाद शायद आप लोगों को ही कभी प्रॉब्लम हो। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। बट यूनिट कन्वर्सन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्लास 11 में फिजिक्स, जो कि अब तक मैंने पढ़ा चुका था, फिजिक्स के ब्रांच के बारे में स्टडी करा चुका हूँ। तो आज हम लोग क्लास 11 में फिजिक्स के जो चैप्टर स्टडी करने हैं उन चैप्टर के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे, क्योंकि चैप्टर से रूबरू होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तब तो आखिर पता चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमें पढ़ना क्या है। अगर रास्ता आगे का पता नहीं चलेगा तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के यूनिट्स के बारे में। तो क्लास 11 में आपको टोटल फिजिक्स में 10 यूनिट्स पढ़ना है स्टूडेंट्स। कितने यूनिट्स? 10 यूनिट्स पढ़ना है। तो आइए 10 यूनिट के बारे में पहला यूनिट हम लोग स्टडी करते हैं। पहला यूनिट क्या है तो बोलता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। ये जो यूनिट है भौतिक जगत तथा मापन, ये आपको फिजिक्स से कनेक्ट करेगा। फिजिक्स में मतलब आप बोल सकते हो कि इस यूनिट के अंदर में फिजिक्स का सारा टर्म इंक्लूड किया गया है। फिजिक्स में हर एक चीज़ से हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स में आखिर क्या क्या पढ़ना है। तो पूरा का पूरा चैप्टर का लिंकअप इस यूनिट 1 में है। बट थोड़ा थोड़ा सा बहुत ही लाइटली में हमको स्टडी करना है, ये नहीं कि एक टॉपिक के अंदर हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं। तो मेनली इसमें जो स्टडी करना है हम स्टूडेंट्स वो है मेजरमेंट के अबाउट। मापन कैसे करते हैं। जैसे कि साइंस में फिजिक्स हो या फिर कोई भी साइंस हो, तो साइंस में कोई भी साइंटिस्ट अगर लॉ देते हैं या कोई भी नियम देते हैं तो उस नियम के बारे में हम तभी मानेंगे कि आपके पास नॉलेज है जब आप कैलकुलेशन कर पाओगे, मापन कर पाओगे। इसीलिए साइंस में मापन का एक अलग ही महत्व है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो ये बात हम तभी जानेंगे जब आप उसे कैलकुलेट करके हमें बताओगे। जैसे किसी वस्तु पर बल लगा तो बल, आखिर कोई भी वस्तु है, मान लो उसको उस पर बल लगा के विस्थापन कर दिए, तो बल लगाएं तो कितना लगाएं। अगर कोई बोलता है कि वो फलाना उतना काम किया है तो फलाना ने काम किया तो वो काम कितना किया है आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। तो वो सब मापन कैसे करते हैं, किस टर्म में करते हैं हम लोग, तो उनके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। हम लोग इस यूनिट का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ओके, उसके बाद जो सेकंड यूनिट है आपका स्टूडेंट्स वो है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो वर्ड है वो काइनेमा से आया, ग्रीक वर्ड है जो जिसका मतलब ही होता है गति करना। यानी कि इस सेकंड यूनिट में हम लोग गति के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसा कि इसका नाम है गतिकी। तो गति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, एनी टाइप ऑफ मोशन के बारे में। ये मैकेनिक्स का एक ब्रांच है जो कि मैकेनिक्स के अंदर में आता है, जो कि फिजिक्स का एक ब्रांच है। आप लोग पढ़े हैं पिछले लेक्चर में। जो नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड फिजिक्स, तो वो जा करके डिस्क्रिप्शन लिंक में देख ले, नीचे लगा हुआ होगा और मैं अपलोड कर दूंगा उसमें भी, तो आप वहाँ पर जा करके देख लेंगे। तो गति के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स में मोशन का स्टडी तो करेंगे बट विदाउट रीजन। मोशन का कारण क्या है इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ दौड़ रहा है बस उसके बारे में स्टडी कर लेना है। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। अब इसमें आपको पढ़ना है कि अगर कोई वस्तु गति किया तो कौन कौन सा नियम लगेंगे उसमें, यानी कौन कौन सा फोर्स या क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है उस वस्तु को गति कराने के लिए। यानी यहाँ पर गति विथ कारण पढ़ना है आपको, बोल सकते हैं गति विथ कारण, दैट मीन्स मोशन विथ रीजन। उसके बाद वर्क, पावर एंड एनर्जी या वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कार्य हुआ, अगर दौड़ेगा तो कुछ न कुछ कार्य तो करेगा ना, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन।
ये क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी कणों या निकाय की घूर्णन गति के बारे में हम लोग बात करते हैं इस यूनिट में, और वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर गति कर रहा है, तो एक इलिप्टिकल पाथ में कर रहा है, तो वो जो है वो घूर्णन गति है। सन के चारों ओर तो गति कर ही रहा है, साथ ही साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो ये घूर्णन गति कहलाती है। 3D में रोटेशनल मोशन बोलते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, तो कणों की गति के बारे में पढ़ेंगे या घूर्णी गति के बारे में पढ़ेंगे, और या बहुत तरह की घूर्णन गति भी हमारे आसपास आम लाइफ में देखने को मिल जाता है, तो उसके बारे में भी यहाँ लॉ पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं और फिजिक्स में, और फिजिक्स इज नॉन एज एग्जैक्ट साइंस स्टूडेंट्स। मैं बार बार कहता हूँ फिजिक्स ही एग्जैक्ट साइंस है। आपको अगर फिजिक्स समझ में आता है तो आप केमिस्ट्री बहुत ईजी से समझ सकते हैं, आप बायोलॉजी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मैथ्स को भी समझ सकते हैं। तो फिजिक्स बहुत स्टूडेंट्स को टफ लगता है समझना, क्योंकि इसमें जो थिंकिंग होती है आपको 3D थिंकिंग सोचना पड़ता है। दैट मीन्स माइंड में ख्याली पुलाव बनाइए, कंसिडर कीजिए, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन कीजिए उसका। रियलिटी नहीं भी हो रहा है तो आप कहीं पर देखे हो तो वहाँ इमेजिनेशन कीजिए। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा थिंकिंग अप्लाई करना पड़ता है। फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है यार, 11 फिजिक्स में बहुत मज़ा आने वाला है क्लास 11 में आप लोगों को। इसके बाद है ग्रेविटेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है यूनिट है ये, अब बड़ा ही मज़ेदार यूनिट है। इसमें तो मानो बच्चे इसके फ़ैन होते हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, हर एक टर्म के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आपको इसमें टॉपिक देखने को मिल जाएगा। स्पेस वगैरह में बहुत ज़्यादा हम लोग घूमेंगे इस यूनिट में। तो इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, नाम तो सुने ही होंगे। ये सब क्लास 9 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, आप बोल सकते हैं। क्लास 9 में ये सब आप पढ़ चुके हैं, उसी का ही बड़ा फॉर्म है। 9 का फॉर्म बड़ा होता है 11 एंड 10 का 12। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, स्थूल द्रव्य के गुण। ठीक है, स्थूल द्रव्य के गुण हम लोग पढ़ेंगे। तो द्रव्य यानी कोई भी पदार्थ, जैसे कि ठोस पदार्थ के गुण क्या होंगे, द्रव पदार्थ के गुण क्या होंगे, या गैसियस स्टेट में जब रहेंगे उस समय गुण क्या होगा पदार्थ का, ये सारे गुण हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसमें एक अनदर टॉपिक होता है स्टूडेंट्स, और वो होता है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? इलास्टिसिटी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसको पढ़ना होगा हमको इसी यूनिट में। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी। तो चलिए, हर तरह का मोशन हो गया, तो उष्मा भी तो गति करती है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, तो इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो उष्मा गतिकी यानी कि एक वस्तु को, एक गर्म वस्तु है एक ठंडा वस्तु है, और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उष्मा जाएगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं उष्मा गतिकी। के अंदर में हम लोग स्टडी करेंगे, बहुत सारे नियम है उष्मा गतिकी के। उसके बाद बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट मीन्स आदर्श गैसों का व्यवहार तथा गैसों के अनुगति सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, गैसों के जो मोशन होते हैं आपको पता ही है, ब्राउनियन मोशन होते हैं, जिग जैग पाथ में, जहाँ तहाँ जिधर तिधर मोशन करते रहता है, गति करते रहता है। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि उसकी गति की ऊर्जा क्या होगी, उसका पाथ क्या होगा, मीन फ्री पाथ होते हैं वगैरह, तो वो सब चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। सॉलिड का तो गति हम लोग पढ़ ही लेंगे ऊपर में, तो गैसेस स्टेट का भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हर एक चीज़ के बारे में जानना ही फिजिक्स है। आप हर एक नेचर में जितने भी फिनोमिना होंगे, नेचुरल फिनोमिना होंगे, वो सारे चीज़ जानेंगे, ठोस का भी, द्रव का भी और गैस का भी। एंड लास्ट है ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो कोई भी कंपन होती है, जैसे कि मोबाइल आपका वाइब्रेट करता है ना, बहुत ज़्यादा आजकल वाइब्रेट करता होगा, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैसेज टुडुंग टुडुंग करके आते ही होंगे। तो वो जो मोबाइल में वाइब्रेशन होती है, कोई भी तरह का ऑसिलेशन होता है, कंपन होती है, भूकंप कानक, तो उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इस ऑसिलेशन यूनिट में। और वेव, जैसे कि साउंड हम बोल रहे हैं अभी आप लोग और सुन रहे हो, तो ये भी एक तरंग है। तो उन तरंगों के बारे में, बहुत तरह के अलग अलग फंक्शन के वेव्स हो सकते हैं, तो उन सारे तरंगों के बारे में हम लोग इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक पूरा का पूरा यूनिट 10 है, 10 यूनिट तक आप लोगों को पढ़ना है फिजिक्स में। मैं जो है जितना भी हो सकेगा, मैं सारा का सारा वीडियो मैं चाहता हूँ अपलोड करने के लिए यूट्यूब पर, इसलिए आप लोग ज़रूर देखें और फिजिक्स को एंजॉय करके स्टडी करें। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन निकालिए, नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है फिजिक्स का, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत तथा मापन।
तो मापन, आइए मापन करते हैं। तो मापन में सबसे पहला जो टर्म है फिजिक्स में वो आपको पढ़ना है राशि के बारे में कि व्हाट इज क्वांटिटी। एट फर्स्ट क्वांटिटी राशि किसे कहते हैं। तो यस, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे या फिर क्लास 8, 7 में भी पढ़े होंगे कि राशि क्या होते हैं स्टूडेंट्स। तो जिसे मापा या तोला जा सकता है उसे हम लोग राशि कहते हैं। द थिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। बट यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहला टर्म हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स में, क्वांटिटी नहीं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, तो द क्वांटिटी या क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of integral multiple of its unit is called physical quantity। वह राशि जिसे पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या तथा उसके मात्रक के गुणन फल के रूप में व्यक्त किया जाए भौतिक राशि कहलाता है। इसे Q द्वारा सूचित करता है स्टूडेंट्स। एंड Q इज इक्वल टू क्या बोलता है यहाँ पर, N इंटू यू। ये n एक पूर्णांक संख्या है, इंटीग्रल नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है। और ये u क्या है स्टूडेंट्स, तो यूनिट है, राशि का मात्रक है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट, कोई भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए या कुछ भी चीज़ मेजरमेंट करने के लिए हमें एक मात्रक की आवश्यकता होती है जो हमें मात्रा बतलाती है उस राशि की, या जो भी हम माप रहे हैं उसकी मात्रा हमें बतलाती है, उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे कि आप मार्केट गए दुकान में और आपको राइस चाहिए, चावल चाहिए, क्या बोलिएगा आप जा कर के, एक चावल दो, दो चावल दो, दे देगा आपको? नहीं देगा ना। तो क्या बोलेंगे, 1 kg चावल दीजिए, 2 kg चावल दीजिए, 5 kg चावल दीजिए। तो 5 kg राइस मांगो स्टूडेंट्स, तो देखिए 5 kg, तो 5 क्या हो गया, नंबर हो गया, देख लीजिए यहाँ, ये क्या है, 5 नंबर है। एंड kg क्या है स्टूडेंट्स, तो मात्रक है, यूनिट है। क्या स्टूडेंट्स, केजी यूनिट है। किसका यूनिट है, तो द्रव्यमान का यूनिट है। किसका यूनिट है, द्रव्यमान का, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो ये क्या हो गया जी, मास ऑफ एनीथिंग। जो भी आप राइस लेने गए थे तो मास ऑफ राइस हो सकता है, डैश जो भी आपको लेने की मन है वहाँ पर इस डैश में फिलअप कर दीजिए। तो मास ऑफ एनीथिंग जो है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा स्टूडेंट्स, तो केजी एन इंटू नंबर। तो नंबर, इससे हमें पता चलता है कि हमें एग्जैक्टली राइस का जो मास है वो चाहिए और वो किस अमाउंट में चाहिए उसका ये मेजरमेंट करता है। तो दुकानदार निकालेगा बटकारा, 5 kg चढ़ाएगा और आपको दे देगा। बात समझ में आई स्टूडेंट्स। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, तो राइस के मास को मेजरमेंट कर रहे हैं। तो राइस एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है स्टूडेंट्स, राइस तो एक थिंग, एक बड़ी है। राइस की जो मास मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर मास को मेजरमेंट किया जा रहा है, राइस को नहीं। तो हम लोग राइस लेते हैं, मतलब राइस के मास को लेते हैं वहां पे। तो वहां पर बटकारा, वहां पर जो भी इक्विपमेंट यूज करेगा मेजरमेंट करने के लिए, तो वो उसके मास को मेजर करेगा, ना कि राइस को मेजर करेगा। तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इस तरह के बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, मास है, लेंथ है, टाइम है। तो उन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं, बस देखते जाइए आप लोग, बहुत ही मजा आने वाला है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स की क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो जिसको हम लोग n इंटू यू के फॉर्म में, यहाँ u क्या है, यूनिट है, याद रखिएगा, मात्रक है। जो भी चीज राशि को माप रहे उसके मात्रक को यहाँ इंटू करना है नंबर से, तो उनको इंटू कर दीजिए, जो वैल्यू मिलेगा आपको उस क्वांटिटी की अमाउंट मिल जाएगी, मेजरमेंट हो जाएगी। तो q, इसे q द्वारा सूचित करते हैं स्टूडेंट्स। फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं किससे, q से। तो q इज इक्वल टू n इंटू यू हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको उतार लीजिए। ये पूर्णांक है स्टूडेंट्स, इसको आप देख लीजिएगा, करेक्ट कर लेना यार, लिखा जाता है जल्दी में। तो पूर्णांक संख्या है, ठीक है, इसे आप करेक्ट कर लेना, उतार लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन्स मूल भौतिक राशि। ओके स्टूडेंट्स, तो मूल भौतिक राशि क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर या ऑन ईच अदर इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वह भौतिक राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल भौतिक राशि कहलाते हैं। दैट मीन्स ऐसी भौतिक राशि को सपोज किया गया है स्टूडेंट्स, माना गया है, कुछ ना कुछ आधार तो आपको लेना पड़ेगा ना, तब जाकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि संख्या को माना गया 1 2 3 4 10 जो भी है, तो उसी तरह से
फिजिक्स में भी कुछ बेसिक पार्ट्स को कंसिडर किए गए हैं, उसी पर पूरा आधार होता है, उसी को माना जाता है एक तरह का प्रोग्रामिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर भी माना गया जैसे कि द्रव्यमान हो गया आपका, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम समय, लेंथ लंबाई, ये तीन चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, ये मूल भौतिक राशि कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है क्या कि ये सपोजिंग पार्ट है, मास माना हुआ चीज़ है, डिफाइन किया गया है, ये सब टाइम को वेल डिफाइन किया गया है, लेंथ को वेल डिफाइन किया गया है। तो ये सब सपोजिंग पार्ट होते हैं जो कि डिफाइन किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब डिपेंड नहीं करते हैं। मास को डिफाइन करने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समय को डिफाइन करने के लिए लेंथ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो तीन चीज़ है ये दुनिया में एवरीवेयर व्याप्त है। कोई भी वस्तु है तो उसके पास द्रव्यमान होगा ही, समय से तो आप बच नहीं सकते हो, आप कहीं भी हो समय आपका चल रहा है। और साइज, अगर वस्तु है तो उसकी आकार होगी। तो ये जो मास लेंथ और टाइम है MLT, ये हर जगह एवरीवेयर होगा। तो अब ऐसे को हम लोग मूल भौतिक राशि कहते हैं स्टूडेंट्स। और इसके जो मात्रक होते हैं, जैसे द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, समय को मापते हैं सेकंड में, लंबाई को मापते हैं मीटर में, इनके जो मात्रक होते हैं उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। क्या स्टूडेंट्स कहते हैं? मूल मात्रक। इनके जो मात्रक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। लिख देता हूं मैं, तथा इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। एंड आप कनेक्ट कर लेना यहां के बाद स्टूडेंट्स, एंड इट्स यूनिट इज नॉन एज फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, आइए कुछ यूनिट्स हम लोग देखेंगे जो कि फंडामेंटल होंगे। इसको कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट के कुछ बेसिक यूनिट्स मैं आपको बतला रहा हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि मास का किलोग्राम होता है, सिंबल है केजी। लेंथ का लंबाई होता है और इसका सिंबल SI यूनिट होता है मीटर, मीटर का सिंबल होता है M। टाइम का SI यूनिट हो जाएगा सेकेंड और सिंबल हो जाएगा S। टेम्परेचर का केल्विन, कैपिटल K से नोट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, CD से नोट करते हैं हम लोग इसको। एंड इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है और इसको कैपिटल A से नोट करते हैं। और याद रखिए स्टूडेंट, जब भी नाम वाले यूनिट को शो करोगे तो पहला लेटर जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, याद रखिएगा। ओके, व्हाट इज बोल देता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्पियर एंड एम्पियर। तो क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? तो ये एम्पियर साइंटिस्ट जी का नाम होगा, जहां भी आपको मिले ये वर्ड, और ये एम्पियर जहां भी मिले वहां करंट का यूनिट होगा। तो याद रखिएगा, वो कैपिटल लेटर से यूज करते हैं और ये स्मॉल लेटर से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है एंड इसका सिंबल मोल ही है। ओके, आप लोग जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, बेसिक यूनिट्स होते हैं जो कि डिफाइंड हैं। एंड ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। पहला है प्लेन एंगल, जिसका SI यूनिट होता है रेडियन, इसको रेड से डिनोट करते हैं। और दूसरा है सॉलिड एंगल, इसका होता है स्टेरेडियन, SR से डिनोट करते हैं। थोड़ा प्लेन एंगल को मैं समझा देता हूँ। तो प्लेन एंगल तो बड़ा सिंपल है, वही दो लाइन से मिलकर जो बनता है एंगल वो होता है प्लेन एंगल। एक प्लेन में बन जाता है 2D में। प्लेन में तो समझ रहे हो ना, 2D एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? जो 3D में बनते हैं। जैसे कि एक स्फीयर है, तरबूज देखे होंगे, और उस तरबूज को एक गोला है और उस तरबूज के इस तरह से कॉर्नर पार्ट को काट करके यहाँ से निकाल लिया जाए। काट के निकालते हैं ना हम लोग स्टूडेंट, देखे होंगे। यहाँ से ये इस तरह से कनेक्ट होता है, सेंटर से कनेक्ट होता है ये, और ये इस तरह से कनेक्ट है। ठीक है, दैट मीन्स आप एक सेंटर पॉइंट O से इसको जूम किया जाए तो ये इस तरह से मिलेगा आपको। ओके, ये जो एंगल बनता है स्टूडेंट यहाँ पे, वो 3D एंगल होता है और उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट्स? सॉलिड एंगल। तो उनको हम लोग स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। ओके, तो चलिए इसको भी उतार लीजिए, बहुत ही यूजफुल है।
तो स्टूडेंट्स हम लोग स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ अब स्टडी करेंगे, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया था, डिस्कस किए थे हम लोग, यूनिट कन्वर्शन। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म है एवरी क्लास के लिए, एवरी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको ध्यान से देखिए, यूनिट कन्वर्शन यूं चुटकी में हो जाएगा आपका, और बड़ा कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट से आपका होगा, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे हो गया, कंसेप्ट इसमें है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज मेमोराइज करना होगा, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस वैल्यू को मेमोराइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लेंथ के प्रीफिक्स वैल्यू को यहाँ पे 10 बेस के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, तो ये आपको मेमोराइज करना है। जैसे कि बहुत बार डेसीमीटर होता है, क्या होता है स्टूडेंट, डेसीमीटर, या बहुत बार सेंटीमीटर होता है, या बहुत बार मिलीमीटर में होता है। माइक्रो का सिंबल ऐसे होता है, आपको पता है, म्यू बोलते हैं इसको ग्रीक में, क्या बोलते हैं इसको, म्यू बोलते हैं। यू लिखिए, इस तरह से कर दीजिए म्यू, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, म्यू, बिल्ली वाला म्याओ, वही म्यू है। तो स्टूडेंट्स डेसी का वैल्यू क्या होता है, तो 10 टू द पावर होता है इसका वैल्यू -1। जहां जहां डेसी देख लो आप 10 टू द पावर, आपको क्या करना है, -1 कर देना है। डेसीमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -1 मीटर। उसी तरह से सेंटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -2 बोल लो। सेंटी का मीटर जहां भी हो तो मीटर में कन्वर्ट करना हो तो सी का वैल्यू रख दो, 10 टू द पावर -2 मीटर में आ गया, कन्वर्ट हो गया। ओके, 1/100 वगैरह करने का एम्पेरिकल यूनिट दिमाग में लाने की आपको नीड्स ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से कन्वर्ट करो। मिली का वैल्यू कितना हो जाएगा, यस समझ ही गए होंगे, 10 टू द पावर -3। फिर माइक्रो का 10 टू द पावर -4 है ना, नहीं रॉन्ग हो, यहां से 3 का टेबल चलेगा, क्या हो जाएगा, -3 से -6, इसके बाद 10 टू द पावर -9, इसके बाद 10 टू द पावर पिको का हो जाएगा 12, उसके बाद फेम्टो का हो जाएगा 10 टू द पावर -15, एंड इसका हो जाएगा एटो का 10 टू द पावर -18। तो आप इतना एटम से भी स्मॉलेस्ट साइज के वैल्यू को साइंटिस्टों ने मेजरमेंट कर लिया है, 10 टू द पावर -18 मीटर। नाउ चलिए ऊपर चलते हैं। ये तो हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा है वैल्यू, ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। चलिए इंक्रीज में देखते हैं। डे का 10 टू द पावर वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1। उसके बाद हेक्टो, ये आप हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में ही याद करोगे इसको, सुनो मेरी बातों को ध्यान से और समझो। डे का, और ये क्या हो गया, हेक्टो का 10 टू द पावर 2। किलो का क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3, 1 2 3 लगातार इंक्रीज किया। इसके बाद यस टेबल इसका चलेगा 3 का, 10 टू द पावर मेगा का क्या हो जाएगा 6। वो MB यूज करते ना, 1 MB है मेरे पास बचा हुआ, मतलब भाई ये होता है मास नहीं होता है, M का मतलब यहाँ पर होता है मेगा, क्या होता है मेगा। अब B मतलब हो गया बाइट, तो बिट्स और बाइट्स में मेजरमेंट होती है उसकी, दैट मीन्स आप बोल सकते हो 1 × 10 टू द पावर 6B, 6 बाइट होता है 10 टू द पावर 6। 1 मिलियन भी बोल सकते हैं आप इसको, मेगा मिलियन सेम होते हैं। गीगा का वैल्यू 10 टू द पावर 9। टेरा का वैल्यू 10 टू द पावर 12। पेटा का वैल्यू 10 टू द पावर 15, और ये एक्सा का वैल्यू 10 टू द पावर 18। ओके स्टूडेंट्स, ये 1 TB यूज करते हैं, रोबोट वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो 1 TB मतलब हो गया 10 टू द पावर 12 बाइट्स। और ये जो है जीजा जी नहीं है आपके, ये गीगा है, ठीक है। तो 1 गीगाबाइट में 10 टू द पावर 9 बाइट होता है, जैसे 1 GB बोलते हैं ना, 1 GB मतलब 10 टू द पावर 9 बाइट हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कन्वर्सन हो गया। आप इसको कैसे मेमोराइज करोगे मैं वो बतला रहा हूं, उसके बाद मैं यूनिट कन्वर्ट करके सिखाऊंगा आपको। तो देखो इधर भी वैल्यू कितने, 1 2 3 3 8, तो आपके पास इस यहाँ पर 8 यूनिट है, और इधर भी 8 प्रीफिक्स है। इन सारे प्रीफिक्स को अपने फिंगर में सेट कर लेना। कैसे, तो देख लो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। 8 हो गया ना, 8 गो। अब वैल्यू कैसे इसका देखो याद रखोगे, जब ये याद हो जाएगा ना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, तो उसके बाद पावर याद करने जरूरी ही नहीं है, पावर ऐसे ही याद रहेगा। 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, और फिर 10 टू द पावर यहाँ से टेबल चलेगा 6 -6 -9, 10 टू द पावर 10 टू द पावर -15 एंड 10 टू द पावर -18। उसी तरह से सिमिलरली ऊपर में बैठा लो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, फिर उसके बाद 10 टू द पावर 6, फिर 10 टू द पावर 9, फिर 10 टू द पावर 12, फिर 10 टू द पावर 15 एंड 10 टू द पावर 18। यानी कि 10 टू द पावर -18 से 10 टू द पावर +18 तक वैल्यू आपको मेमोराइज कर लेना, बहुत काम देगा आगे, आपको बता दे रहे स्टूडेंट्स। फिजिक्स में तो है ही, प्लस और भी आपको लाइफ में
काम देगा आप जहां भी जाओगे तो। ओके, तो चलिए अब यूनिट कन्वर्सन में सिखा देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि भाई मेरे को बता दो कि 1 माइक्रोमीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो कन्वर्ट कर पाओगे? बड़ा ही टफ है यार, वो पुराना वाला इंपेरिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना, माइक्रो को मीटर में कन्वर्ट करो, किलो को करो, तो बड़ा ही प्रॉब्लम होता था। तो देखिए जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बस उसे लिखो और सॉल्व करो। कैसे? तो आइए बतलाते हैं। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू वाट किलोमीटर, ये आपसे क्वेश्चन कहा गया। ये किलो का वैल्यू स्मॉल की होता है, याद रखना, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना, ये कितना है ना, वाट किलोमीटर, ये ना पूछा है क्वेश्चन। तो बस इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग, एकदम कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। तो वाट किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसी वाट का वैल्यू निकालना है, ये दिमाग में बस रखना है, अभी दिमाग में रखो। अब वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइक्रोमीटर एंड किलोमीटर को राइट साइड भेज दो, तो इस साइड इंटू में कितना से है ना, वाट से इंटू में ना किलोमीटर, तो इसको इधर से भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, बस ये दिमाग में रखना। अब वाट इज इक्वल टू, अब भाई माइक्रो का वैल्यू रख दो। अभी हम लोग डाटा यूज कर लेते टेबल, लेकिन आप उसे मेमोराइज कर ही लो। मैंने जैसे आपको ट्रिक दिया याद करने का, आप वहां से मेमोराइज कर लीजिए। तो माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, अभी मैं यूज कर लेता हूं टेबल। तो 10⁻⁻6 मीटर का मीटर रहने दिया मैंने, ये प्रीफिक्स है, मीटर से पहले आएगा। माइक्रोग्राम भी हो सकते हैं, जैसे माइक्रोमीटर है, माइक्रोबाइट हो सकते हैं, माइक्रोग्राम हो सकते हैं, तो ये सब बेसिक यूनिट्स आ सकते हैं। माइक्रो सेकेंड हो सकते हैं, माइक्रो एम्पियर हो सकते हैं, मिली एम्पियर हो सकता है। तो ये सब प्रीफिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि यूनिट से पहले आकर के लगते हैं। ओके, तो उनके वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो चलिए जल्दी से मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। तो 1 × 10⁻⁻6 और किलो का वैल्यू कितना है, तो 10⁻3। लाइए उसको पटक दीजिए, ये लीजिए मीटर ऊपर नीचे साफ हो गया। तो वाट इज इक्वल टू, अब 1 × 10⁻6 ऊपर रहा, और ये नीचे में क्या डिवाइड में आपका 10⁻3। तो आप एक बात यहां से दिमाग में रखोगे, जो 10 से आए स्टूडेंट्स, या आप लोग जानते भी होंगे कि कोई भी वैल्यू या 10 के पावर को अगर आप डिवाइड से नीचे से ऊपर लेकर के जाओगे न्यूमरेटर में, तो पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाती है। पावर अगर यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो डिवाइड से हम लोग इनटू में चेंज करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो गया, +3 से क्या हो गया, -3। तो वाट इज इक्वल टू, ये लीजिए आ गया है 10⁻⁻6 और 10⁻3। तो मैंने बताया था कि बेस अगर सेम होता है, अगर बेस सेम होगा तो उसके जो पावर होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर -6 है, -3 है, तो एडिशन वाले ही रूल फॉलो होंगे, माइनस माइनस प्लस ही होते हैं। तो 10⁻6 × 3 9 हो जाएगा, और साइन माइनस में ही रहेगा क्योंकि माइनस लार्ज है। तो 1 × इतना हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो 10⁻⁻9। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। ये यहाँ उठा करके ला करके यहाँ पटक दो भाई, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 किलोमीटर। ओके, कितना इजी है, सॉल्व करके आप आसानी से ला सकते हो, कोई भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए एक क्वेश्चन में दे देता हूं, ये आप इसको बना करके कमेंट सेक्शन में डाल दोगे। जरूर उसको डालना है स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट्स को डालना है, चाहे कोई भी क्लास के हो, जरूरी नहीं कि क्लास 11 ही पढ़ेगा इसको। तो वो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 1 मिलीमीटर में कितना मेगामीटर होता है। ये देखिए मिली है, 10⁻³ यूज कीजिएगा, और 1 मेगा है, मेगा का वैल्यू 10⁻6 यूज करना है। तो आप लोग बताइएगा कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू वाट मेगामीटर, यानी कि ये कैपिटल M है, याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आप लोग बना करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दो। और बड़ा ही आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बड़ा ही मज़ा आया होगा। तो इसके बारे में चलिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, यूनिट के अबाउट डिस्कस करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।